नाउ अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स या टाइप्स ऑफ एंगल्स की। देखिए एंगल्स के बारे में हम पढ़ लिया, एंगल बनते कैसे हैं। उसके बाद एंगल्स को कैटेगराइज करना बहुत जरूरी होता है कि कितने किस थीटा एंगल को क्या नाम देंगे। एक स्पेसिफिक नेम होता है, भाई थीटा इस रेंज का है, थीटा मतलब एंगल इस रेंज का है, तो इसकी ये नेमिंग है। चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो हमारे पास कुछ सेट ऑफ फिगर्स यहाँ पे बने हुए हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट फिगर में देखें कि अगर आपका एंगल जो है लेस देन 90 डिग्री हो तो उसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बोलेंगे थीटा क्या हो, लेस देन 90 डिग्री। और अभी हम सब पॉजिटिव एंगल्स की बात कर रहे हैं, राइट, नेगेटिव के बारे में बात कर ही नहीं रहे। तो थीटा जो एंगल है वो 0 से 90 डिग्री के बीच का होगा, दैट वुड बी एक्यूट एंगल। नेक्स्ट एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा, दिस विल बी द राइट एंगल। यानी कि अगर आपका एंगल थीटा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, उस केस में उसे हम नाम देंगे राइट एंगल। ठीक है, और देखिए हर लाइन सेगमेंट पर एरो सिंबल बनाना जरूरी है। एरो से ये पता चलता है दीज आर द टू रेज, रेज है ना, रे बनाना जरूरी है। नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहेंगे, एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। मतलब इसकी रेंज डिफाइन कर दी कि 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, तो वो हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। लाइक ये 130 हो सकता है ना, यहां पर आपको बताया गया दिस इज द एंगल। राइट एंगल के केस में आप ऐसा स्क्वायर बॉक्स बना सकते हैं, ये वाला सिंबल आप बना सकते हैं। तो ये आपका एक्यूट एंगल हो गया। ठीक है, और सब एंगल का मेजरमेंट हम कैसे ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एरो का सिंबल देख लीजिए, ये एरो जो मैं बना रहा हूं ये इस तरह से आ रहा है कि ये रे रोटेट हो गए और ये रे रोटेट हो गए, यहां गई इस तरह से, दैट इज द ये वाला हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब 0 और 90 के बीच में हो गया एक्यूट एंगल, एग्जैक्ट 90 राइट एंगल, 90 और 180 के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल। आगे बात कर लेते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब एग्जैक्ट 180 डिग्री हो जाए। मतलब आपकी रे ये थी ओए, मान लीजिए ओए अगर आपकी रे थी और ये डायरेक्टली इस तरह से रोटेट होते 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 अगर यहां तक आ गई तो राइट एंगल, और भी आगे रोटेट होते होते यहां तक आ गई तो ये बन गया आपका स्ट्रेट एंगल। मतलब जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है उसमें रे जो है उसने एग्जैक्ट अपनी पोजीशंस रिवर्ट कर ली है। एग्जैक्ट इधर मुंह था तो इस रे का, इसका रे का मुंह इधर हो गया, दैट इज 180 डिग्री। इसे बोलेंगे हम स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब आपकी जो रे है वो दोनों रे एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी, तो ये हो गया स्ट्रेट एंगल। अब अमाउंट ऑफ रोटेशन को और घुमाया, अब ध्यान से देखिए, यहां से घुमाया एक्यूट एंगल बना, सीधा हुआ राइट एंगल बना, राइट एंगल यहां बना और ज्यादा घुमाया ऑब्ट्यूज बना, ऑब्ट्यूज के बाद और ज्यादा घुमाएंगे तो स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। तो ये रोटेशन का ही काम चल रहा है, इसीलिए तो आपको डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ रोटेशन बताई थी, अमाउंट ऑफ रोटेशन दैट इज द एंगल। ठीक है, नेक्स्ट अब मान लीजिए इतना घुमाने के बाद आपका मन कर रहा है कि सर और रोटेट कराओ, तो और रोटेट कराएंगे तो इस पिक्चर में आ जाएंगे एंड दिस विल बी द रिफ्लेक्स एंगल। नाम देख लीजिएगा रिफ्लेक्स एंगल, जहां थीटा क्या होगा 180 से बड़ा होगा, 180 से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, तो यहां आपको ये चीजें जानना जरूरी है कि 180 से बड़ा है या, देखिए अमाउंट जो है अमाउंट उसको देखना आपको जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये 180 से थोड़ा सा बड़ा है तो अपन इसको कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए इसको मैं ले लेता हूँ 220, ठीक है 220 डिग्री ले लेते हैं, और भी आप कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है, जस्ट एग्जांपल्स है। यहां पर एग्जैक्ट फुल रोटेशन को बोलेंगे हम कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कैसे बोलेंगे कि ये जो रे थी ये रेड वाली जो रे थी ये रोटेट करते 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 यहाँ स्ट्रेट एंगल बना, स्ट्रेट एंगल के बाद भी अब ये दोबारा रोटेट करेगी यहां से, तो रोटेट करते 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 वापस उसी पे ओवरलैप हो गई। मतलब एक रोटेशन चालू हुआ यहां से रोटेट करते 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 यहां आया और रोटेट करते करते वापस उसी पे जाके ओवरलैप हो जाना ही कंप्लीट एंगल कहलाता है। फुल रोटेशन मार दीजिए दैट विल बी द कंप्लीट एंगल। समझ में आ गया, ये इस तरह से हो गया कि यहां ध्यान से देखिए, यहां से रोटेट किया, पेंसिल को ऐसे किया, ऊपर गया, ऐसे आया, स्ट्रेट बना और रोटेट कर दीजिए, स्ट्रेट बनने के बाद और रोटेट कर दोबारा उसी पे आ जाइए। मतलब इनिशियल रे और फाइनल रे एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाती है, उस केस में आपका बन जाता है कंप्लीट एंगल, या जिसे हम बोल सकते हैं एग्जैक्ट 360 डिग्री एंगल, इसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, कंप्लीट हो गया ना, ये स्ट्रेट एंगल हो गया, इसे आप लिख लीजिए कंप्लीट एंगल। तो इस तरह से हमने कुछ कैटेगरी पढ़ी है ना। अब यहां एक चीज और जरूर आ जाती है कि सर कंप्लीट एंगल और स्ट्रेट, कंप्लीट एंगल और जीरो एंगल में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों रे तो सेम ही है। तो एक चीज आ जाती है कि जैसे मान लीजिए इनिशियल रे है, डिनोट करने का तरीके में अंतर है, ये इनिशियल रे है ओए, और ये ओए जो है रोटेट करते करते वापस इसी पे आ गई, ये मान लीजिए ओबी हो गई। तो इनिशियल रे और फाइनल रे एक दूसरे के ऊपर है, तो यहां पर दो चीजें हो सकती है, या तो ये जीरो एंगल है, मतलब इनिशियल रे भी यही है और फाइनल रे भी यही, मतलब रे जो है रोटेट हुई नहीं। और अगर ये इनिशियल रे है और यही फाइनल रे है ना, ये इनिशियल रे और फाइनल रे है, बट ये आफ्टर द रोटेशन उस पे ऊपर आई है, तो इन दोनों केस में और इन दोनों फिगर में क्या अंतर है, छोटा सा अंतर है। देखिए यहां इनिशियल रे क्या थी ओए और फाइनल रे क्या है ओबी, मतलब ओए है और अभी वो जहां की जाइए ओबी भी वहां की वही है, तो ओए और ओबी मतलब कुछ रोटेशन नहीं हुआ, दैट इज जीरो एंगल। तो इस केस में इसको क्या बोलेंगे हम, जीरो एंगल। तो यानी रोटेशन हुआ ही नहीं, जहां की जाई पड़ी हुई अभी भी वही पड़ी हुई जहां थी वही, बट यहां पर रोटेशन हुआ, ओए जो है घूमने निकला और घूमते 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 पूरा 360 का टर्न मार के वापस उसी लाइन पर आ गया, तभी तो ये सिंबल बनाना पड़ा। तो इस केस में इसे हम जीरो एंगल ना कर इसे क्या बोलेंगे हम, कंप्लीट एंगल, है ना। इस केस में हम क्या बोलेंगे, इसे कंप्लीट एंगल। बात समझ में आ रही है। तो कंप्लीट एंगल में जो थीटा होता है दैट इज 360 डिग्री, ठीक है 360 डिग्री होता है, और यहां जीरो एंगल में जो थीटा होता है दैट इज 0 डिग्री। तो आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये वाली चीज भी आप नोट कर लीजिए, कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं, और चीजों को समराइज कर लेते हैं एक बार, जो भी बड़ा समराइज कर लेते हैं जल्दी से, इसे नोट कर लीजिए। डन, नोट हो गया। आप चलते हैं आगे, इनकी समरी देख लेते हैं फटाफट। तो ये चीज हमने ऑलरेडी वर्बली डिस्कस कर दी है। फाइनल कंक्लूजन, एक्यूट एंगल किसे कहेंगे, एंगल लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, और यहां पर आप एरो जरूर बनाएंगे। ठीक है, एरो जो है वो रे को डिनोट करता है, तो हमें एरो बनाना ही पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, राइट एंगल किसे कहते हैं, एंगल दैट इज एग्जैक्ट 90 डिग्री, पढ़ रखा है हमने। ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 लेस देन 180। रेंज जो है, रेंज देखना पड़ेगा। यहां पर आपका एंगल जो है वो थीटा जो है इस रेंज में लाया करेगा, थीटा जो है 0 से 90 की रेंज में लाया करेगा। यहां थीटा जो है, थीटा मतलब एंगल, देखिए ध्यान से, थीटा मतलब एंगल। लेट हम एंगल को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थीटा। लेट द एंगल बी स्टैंडिंग
थीटा भी स्टैंडिंग फॉर एंगल, थीटा जो है एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां जो थीटा है वो एग्जैक्ट 90 हो जाएगा, यहां जो है वो 90 से बड़ा तो होगा पर 180 से छोटा भी होगा, तो थीटा जो है इस रेंज का है। डायग्राम भी आप देखते चले, साथ साथ चीजें क्लियर होती जाएंगी। 90 से बड़ा 180 से छोटा, क्लियर। और थीटा एग्जैक्ट 0 हो जाए, लास्ट स्लाइड में देखिए, थीटा एग्जैक्ट 0 हो जाए तो जीरो एंगल, थीटा एग्जैक्ट 360 हो जाए तो कंप्लीट एंगल। ये भी चीजें छोटी छोटी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जीरो एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल क्या होता है। नेक्स्ट अगली स्लाइड, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल के केस में हमने बताया कि थीटा क्या हो जाएगा बेटा, थीटा जो है एग्जैक्ट कितना हो जाए, थीटा जो है एग्जैक्ट क्या हो जाए 180 डिग्री। तो जैसे ही थीटा इज एक्जैक्टली 180 डिग्री, दिस इज सेड टू बी स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल, 180 से बड़ा तो हो, 180 से बड़ा तो हो पर किससे छोटा होना चाहिए, 360 से छोटा भी होना चाहिए। तो थीटा जो है 180 से बड़ा और 360 से छोटा, ये रेंज है, लेस देन वाली रेंज है ना। 90 से बड़ा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए 90। रेंज लिखते हैं अपने डबल लेस देन के सिंबल लगा के, तो रेंज हम लिख रहे हैं। इस रेंज का अगर कोई भी एंगल पाया जाएगा तो उसे हम क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल। और अगर वो वापस कंप्लीट हो गया तो थीटा जब 360 हो जाता है तो उसे बोलते हैं हम कंप्लीट एंगल। एंड आई होप सो इतने एक्सप्लेनेशन में हर एक छोटी बड़ी चीज आपकी क्लियर हो चुकी है, राइट। बिल्कुल, इसे नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अभी हमें डिस्कस करनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन। अब एंगल्स में कुछ ऐसी भी टर्म्स हैं जो टाइप्स को बता दी, मतलब इस टाइप के एंगल को ये नाम देंगे। देखो जनरली वो भी क्लासिफिकेशन में ही आता है, बट आपको ऐसी टर्म जो है स्पेशल नोट के साथ याद करनी होती है, तो वो क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट, तो कुछ स्पेशल पेयर ऑफ एंगल्स, जब दो पेयर की बात करेंगे, जब एक एंगल है और एक और एंगल है, तो पेयर ऑफ एंगल्स के साथ कंबाइंडली उन्हें किस तरह से कैटेगराइज किया गया है ना। अभी तक अपन क्या करते हैं, एक एंगल की बात कर रहे थे, अब दो एंगल की, ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल, तो ये पेयर ऑफ एंगल्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो पेयर ऑफ एंगल्स को किस तरह से, किस टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं, ये भी हम जान लेते हैं। लेट्स एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, देखिए पेयर ऑफ एंगल्स में एडजेसेंट एंगल वाली जो चीज आती है वो एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली क्या है, एंगल्स विद कॉमन साइड एंड कॉमन वर्टेक्स। एक कॉमन साइड हो तो देखिए ये वाली जो साइड है, दिस इज द कॉमन साइड या कॉमन आर्म भी बोल सकते हैं, दिस इज द कॉमन आर्म एंड कॉमन वर्टेक्स, और कॉमन वर्टेक्स भी है ये वाला ओ, तो इसे हम बोलेंगे क्या, एडजेसेंट एंगल्स। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कॉमन आर्म है वो दोनों नॉन कॉमन आर्म्स के बीच में होनी चाहिए। नॉन कॉमन कौन है, ओ ए और ओ बी, और कॉमन आर्म कौन है, OC। OC इज द कॉमन आर्म। तो यहां एडजेसेंट एंगल के केस की डेफिनेशन क्या हो गई, देयर शुड बी ए कॉमन आर्म होनी चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होने चाहिए, एंड कॉमन आर्म शुड लाई बिटवीन टू नॉन कॉमन आर्म्स। तो उस केस में क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट मतलब पड़ोसी एंगल्स। जैसे एग्जांपल देते हैं, आपका और आपके पड़ोसी का जो मकान है उनके बीच में एक दीवार है, तो ये आपका मकान है, ये आपका मकान है और ये आपके पड़ोसी का मकान है, तो इनके बीच की कॉमन दीवार है। अब कॉमन दीवार है तो ये जो है इसको सेपरेट कर रही है, तो जो है ये नॉन कॉमन आर्म्स है उनको अलग करती हुई, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल। कॉमन दीवार होती है ना, दोनों पड़ोसी की छत वाली दीवार कॉमन होती है, इस तरह से। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ध्यान से सुनिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंगल हुज मेजर ऐड टू 90 डिग्री, मतलब दो ऐसे एंगल जिन्हें हम ऐड कर दें तो उनका एडिशन जो है 90 डिग्री आ जाएगा, और इन दोनों का एडिशन जब भी 90 डिग्री आएगा उसे किस कैटेगरी में लाया करेंगे, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये है 40 और ये नीचे वाला है 50, तो ये 40 मेजर का है, ये 50 मेजर का है, दोनों का सम कितना आ रहा है, 40 और 50 दोनों का सम कितना आ रहा है, 90। तो इस केस में इन्हें बोलेंगे हम, कौन से एंगल बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बस उन दोनों का सम 90 आना चाहिए और उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। सप्लीमेंट्री एंगल्स, द एंगल हुज मेजर एड्स टू 180 डिग्री, तो यहां दोनों का जो एडिशन है दैट इज 90 डिग्री, दोनों का सम 90 डिग्री आना चाहिए, यहां दोनों का सम 180 डिग्री आना चाहिए, उस केस में उन्हें हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहां क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यहां बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे सपोज ये 30 डिग्री है और इसके साथ ये 150 डिग्री है, तो दोनों का जो सम है वो 180 आ रहा नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, इन्हें बोलेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स, करेक्ट है। नेक्स्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे आएंगे, द एंगल्स दैट हैव ए कॉमन वर्टेक्स, उनके बीच में कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, ठीक है, एंड whose sides are formed by the same lines, ठीक है। तो जो लाइन है, जैसे इस लाइन है, ये लाइन निकली एक L1 और ये लाइन निकली L2, तो दोनों लाइंस ने क्या किया, एक लाइन है, इसका एक हिस्सा इधर आ गया इस एंगल में, एक हिस्सा एंगल 2 में चला गया, इस लाइन का एक हिस्सा इधर आ गया, एक हिस्सा इधर चला गया, तो जो है वो उसमें बताया गया है कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और साइड जो है वो सेम लाइन से बनी हुई है, L1 और L2 से बनी हुई है। जैसे L1 मान लीजिए, L2 मान L1 L2 से बनी है, ये L1 L2 से भी बनी, तो लाइन L1 लाइन L2 से दोनों मिलकर बने, है ना, तो इन्हें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे। वर्टिकली एंगल्स भी बोल सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ज्यादा सही रहता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो पेयर ऑफ एंगल्स पर बेस्ड थी, राइट। चलिए इसे भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपने नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को जानते हैं कि लाइन से रिलेटेड और क्या क्या टर्म्स हैं ज्योमेट्री में यूज करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, और बताया गया है कुछ सम टर्म्स रिलेटेड टू लाइंस, एंड फर्स्ट आती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, नाम से पता चल रहा है ऐसी लाइंस जो दोनों को इंटरसेक्ट करे, काफी इजी है। टू डिस्टिंक्ट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव ए कॉमन पॉइंट, मतलब लाइन जो है, जैसे PQ लाइन है आपने ड्रॉ की है और एक लाइन जो है RS है, इनके बीच का जो इंटरसेक्शन है वो कॉमन होना चाहिए, एक ही पॉइंट होना चाहिए, एंड द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो O जो है दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझ में आ गया। तो मतलब हम इस तरह से डेफिनेशन दे सकते हैं कि जब दो लाइंस हैं उन्हें हम इंटरसेक्टिंग कब बोलेंगे, जब उनके बीच में कॉमन पॉइंट केवल एक ही हो, और उसका नाम अभी फिलहाल के लिए O है, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को इसको बोलेंगे हम इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो एक ही पॉइंट उनके बीच में कॉमन पाया जाना चाहिए। अगर आप कॉमन ढूंढे तो दिस इज द O। O मतलब फर्स्ट को भी सेटिस्फाई करेगा, सेकंड लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट
नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस। तो क्या हो गया, टू डिस्टिंक्ट लाइंस व्हिच आर नॉट इंटरसेक्टिंग आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस। दो लाइंस जो एक दूसरे को कट ना करे। तो देखिए दो लाइंस हैं, हमारे पास तीन तरह के सिनारियो बनते हैं। तो अगर आपके पास दो लाइन है तो तीन तरह के क्या क्या सिनारियो बनेंगे। तो जैसे लाइन 1 और लाइन 2 या तो एक दूसरे को कट करेंगी, लाइन 1 और लाइन 2 या एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, बिल्कुल भी नहीं करेंगी, या लाइन 1 और लाइन नंबर 2 एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगी। ओवरलैप करने का मतलब है ये लाइन 1 है, इसी के ऊपर लाइन 2 है, ओवरलैप कर गई, ओवरलैप भी हो गया। तो तीन सिनारियो आ सकते हैं। तो सिनारियो नंबर 1 क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। सिनारियो नंबर 2 पैरेलल लाइंस, बिल्कुल भी कट नहीं किया। जैसे रेलवे ट्रैक देखा, रेलवे ट्रैक जो होता है, जो पटरियां आप देखते हैं जिस पर गाड़ी चलती है, वो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। दैट मींस उन्हें हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। तो ये हो गया, there are two distinct lines which are not intersecting are said to be parallel lines, and parallel lines always have a constant distance among each other। आप इनके बीच में डिस्टेंस कहीं भी मेजर कर लीजिए, जैसे आप यहां डिस्टेंस नाप लीजिए, यहां नाप लीजिए, यहां पर मैं कहीं भी आप डिस्टेंस इनके बीच में मेजर भी करते हैं, लाइक पी आर क्यू एस, ये हमेशा कांस्टेंट दूरी पर मिलेंगी, है ना। तो एक कांस्टेंट डिस्टेंस मेजर, मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करते हुए लाइंस को ड्रॉ करें, दैट विल बी द पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये होगी पैरेलल लाइंस। और नेक्स्ट जो आती है दैट इज कौन सी आ जाएगी बताओ, ओवरलैपिंग और इंटरसेक्टिंग। सॉरी, ओवरलैपिंग लाइंस होती हैं एक दूसरे के ऊपर, वो क्या हो जाएंगी, ओवरलैप कर जाएंगी। तो इसी तीन तरह के सिनारियो हमारे पास बनते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट आता है कोइंसिडेंट लाइन। मैंने अभी बताया ना, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए यानी कोइंसाइड कर जाए तो उन्हें बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। और टू लाइंस दैट आर लाई ऑन द टॉप ऑफ वन अनदर आर कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब जैसे आपने एक लाइन ड्रॉ की है, तो दिस इज द लाइन 1। अब आपने इसी लाइन के ऊपर, मैं यहां दूसरे कलर से बना देता हूं, है ना, इसी लाइन के ऊपर बाई चांस एक ब्लू कलर की लाइन इसी लाइन रेड के ऊपर आ गई, तो रेड और ब्लू दोनों क्या हो गई, ओवरलैप हो गई है ना। तो इन्हें ओवरलैप होने के बाद इन्हें बोलेंगे हम कोइंसिडेंट लाइन, है ना। तो कोइंसिडेंट लाइन बोल देंगे पॉइंट्स ऐसे कितने हैं जो ओवरलैप हो जाएंगे, तो यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट जो हैं एक दूसरे से ये क्या करेंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, है ना। तो कॉमन पॉइंट्स की संख्या हो जाएगी इनफाइनाइट। तो यहां लास्ट वाले क्वेश्चन में कॉमन पॉइंट्स कितने थे, हाउ मेनी कॉमन पॉइंट्स और इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आर देयर, 1। हाउ मेनी कॉमन और इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आर देयर, 0। यहां तो 0 है, कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है, है ना। एक प्रॉपर डिस्टेंस है, दोनों के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस। और इस वाले केस में कॉमन पॉइंट्स या इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हो जाएंगे, दैट विल बी इनफाइनाइट, राइट। नेक्स्ट कंकरेंट लाइन। देखिए कंकरेंट नाम से थोड़ा सोचना पड़ेगा, कंकरेंट का वैसे कोई मीनिंग दिख नहीं रहा, पर कंकरेंट होता क्या है वो जान लीजिए। लाइन दैट पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। देखिए किसी भी जगह पर, देखिए किसी भी कॉमन पॉइंट से लाइन जो पास होती हैं, सिंगल पॉइंट से पास होती हैं। जैसे ये एक सिंगल पॉइंट है, अगर मैं इसको दूसरे कलर से बनाता हूं, तो हमारे पास ये सिंगल पॉइंट है दैट इज पी। तो यहां से कितनी सारी लाइंस पास हो रही हैं, दिस इज द लाइन L1, दिस इज द लाइन L2, दिस इज द लाइन L3, और भी हो सकती थी L4, L5, बहुत सारी लाइंस हैं जिन्हें हम वहां से ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। और लाइन जब भी बनाएंगे आपको पता है कैसे बनाएंगे, डबल एरो से, है ना। तो लाइन के साथ बिल्कुल भी ये चीज आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है, डबल एरो बनाएंगे जब भी लाइन बनेगी, विद डबल एरो बनेगी, राइट। ठीक है, चलिए। तो अगर सभी लाइंस किसी भी एक कॉमन पॉइंट से पास होती है, जिन्हें बोलते हैं कंकरेंट लाइंस, राइट। एंड द पॉइंट थ्रू विच द कंकरेंट लाइन पासेस इज पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। यस, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकता है कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी किसे कहते हैं। तो जहां सभी पॉइंट जो होता है इसी कॉमन पॉइंट से पास हो रही है। जैसे आपने देखा बहुत सारी ट्रेन्स आती है, वो किसी एक जंक्शन से पास होती है। जैसे सपोज कोई जंक्शन है, दिस इज द जंक्शन, कोई सिटी है, ये जयपुर जंक्शन है। अब जयपुर जंक्शन पर इधर से भी ट्रेन आएंगी, 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 इधर से भी ट्रेन आएंगी। तो ट्रेन वाले पाथ को हम थोड़ी देर के लिए लाइन मान लेते हैं। तो अलग अलग सिटीज से वहां पर ट्रेन गुजर रही है, उस कॉमन पॉइंट से पास हो रही है। तो ट्रेन के केस में तो जंक्शन कहते हैं, लाइन के केस में क्या कहेंगे, लाइन के केस में कहेंगे दिस इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ठीक है, चलिए ये वाला पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए सभी बच्चे, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो हमें पता होना चाहिए। देखिए जितनी भी ज्योमेट्रिकल टर्म्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, चलिए इसे भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन, नोट हो गया। चलिए अब बारी आती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऑलरेडी हमें एक आइडिया पहले मिल चुका है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिन दोनों एंगल का सम क्या हो 90 डिग्री हो जाए, उन्हें हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। ठीक है, तो पेयर ऑफ एंगल्स की बात करेंगे, दो ऐसे पेयर जिनका सम 90 हो जाए, राइट एंगल बन जाए, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। यानी टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, दे ऐड अप टू 90 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, वो क्वेश्चन वाली चीज हमें जानना जरूरी है। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि भाई 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होगा, तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होगा 60 डिग्री। 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं। 30 का पूछे तो 60 आंसर, 60 का पेयर पूछे तो 30 आंसर है। मतलब दोनों का सम 90 करवाना है। लेट्स से आपसे 80 डिग्री का पेयर पूछे कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है, दैट विल बी tan डिग्री। और अगर आपसे थीटा डिग्री का पेयर पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, वो हम आगे ले लेंगे, बट फिलहाल इतनी जानकारी पर्याप्त है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स निकालते कैसे, राइट। ऐसे ही अपन सप्लीमेंट्री की भी बात कर लेते हैं। चलिए, तो एक मोटा मोटा आइडिया हो गया कि एक वैल्यू हमें दे दे तो दूसरी हम सोच सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं 25 का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्या होगा, तो आंसर कितना होगा 65, राइट। 25 प्लस 65 कितना होगा 90 हो गया। इस तरह से आप बता सकते हैं। आगे चलते हैं किस पर, सप्लीमेंट्री पर। तो सप्लीमेंट्री पर भी सेम यही है कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 हो जाए, है ना, दोनों का सम 180 लाना है, तो उन्हें हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री पेयर्स। जैसे वहां दोनों का सम 90 लाए थे, θ1 प्लस θ2 90, या θ1 प्लस θ2 दोनों क्या होने चाहिए 180। चलिए जवाब दीजिए कुछ क्वेश्चन से। जैसे आपसे पूछे 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री पेयर क्या है, तो आंसर हो जाएगा 150 डिग्री, है ना, बड़ा आसान है। 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री पेयर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। वाइस वर्सा भी ट्रू है, इसका सप्लीमेंट्री पेयर ये है तो इसका पेयर ये है ना, दोनों तरफ से। यानी कि और जनरलाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, 100 डिग्री का क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, तो थीटा का क्या हो जाएगा सप्लीमेंट्री पेयर, तो हो जाएगा 180 माइनस थीटा डिग्री। ठीक है, तो थीटा का हो जाएगा 180 माइनस थीटा डिग्री। ये चीज भी आपको आनी चाहिए, राइट।
180 माइनस थीटा। तो यही था सिंपल, जैसे अपन ने कॉम्प्लीमेंट्री के लिए पढ़ा, थीटा 90 माइनस थीटा होता है और उधर आता है थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा होता है। अब आप इसी के आधार पर कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछे आप जरूर इसके आंसर दे पाएंगे। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स, जहां हमने बात की पॉइंट्स की, लाइन सेगमेंट की, एंगल की। उसके बाद हमने बात की एंगल के क्लासिफिकेशन की, टाइप्स ऑफ एंगल की हमने बात कर ली। उसके बाद कुछ टर्म्स थी जो लाइन से रिलेटेड करती है, लाइंस को रिलेट करती हैं। एंड उसके बाद हमने पेयर ऑफ एंगल्स पे भी कुछ बात की, जहां कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का डिस्कशन हुआ। आने वाले लेक्चर में हम इसी चीज को, पेयर ऑफ एंगल्स को कंटिन्यू करेंगे एंड उसके बाद पेयर ऑफ एंगल्स से रिलेटेड किस तरह की कुछ ज्योमेट्रिकल टर्म्स हम डिफाइन कर सकते हैं एंड उन पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जानने के लिए बने रहिए नेक्स्ट लेक्चर तक। नाउ अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन